हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम्स का एआई सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एआई से देखा जाए, एआई एक कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है। अब बेसिकली देखा जाए एआई होती क्या है। ठीक है, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, और इंटेलिजेंस मीन्स मैं जब मशीन के पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो ह्यूमन की तरह डिसीजंस ले सकती है, प्रेडिक्शंस कर सकती है, देन दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले थे जॉन मैकार्थी। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं जहाँ पे एआई का बहुत ज़्यादा यूज होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड द वर्चुअल असिस्टेंट्स। नेक्स्ट, अब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इन शॉर्ट हमसे क्या कहते हैं, एम एल। बेसिकली मशीन लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मशीन्स अपने एक्सपीरियंस से सीखती हैं, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करती हैं। यानी कि जैसे जैसे वो काम उनके पास आता है, डेटा उनके पास आता है, वो उस डेटा को यूज करती हैं, फीड करती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आइट्रेशन यानी कि जब भी नेक्स्ट टर्म वो एग्जीक्यूशन करती हैं, देन उस पास डेटा को वो यूज करती हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इन शॉर्ट हमसे क्या बोलते हैं, डीएल। बेसिकली डीप लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो डीएल में होता क्या है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है। और सबसे बेस्ट पार्ट डीप लर्निंग का ये है, वो ये है कि यहाँ पे हम मशीन को डेटा प्रोवाइड कराते हैं, बाकी हम यहाँ पे रूल्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं। मशीन अपने आप अपने रूल डेवलप करती है, अपना एल्गोरिथम खुद से बनाती है और किसी भी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करके आपको वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। इसे सारी चीज़ आपकी टर्म दी हुई हैं, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग जो अभी हमने डिस्कस किया ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं एआई डोमेन। बेसिकली there are three domains in AI. First is data science, second is computer vision, and third is NLP. That is called the natural language processing. These are the three domains of AI. ठीक है, और ये सारे डोमेन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके बिना एआई की एग्जिस्टेंस की बात करें, ठीक है, फ्यूचर की बात करें, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे से इसके। तो फर्स्ट डोमेन है दैट इज द डेटा साइंस। डेटा साइंस द डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। यानी कि ये किससे रिलेट करती है, डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से। और बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हमें बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा का या बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और डेटा साइंस का मेन पर काम ये होता है कि मेन पर्पस ये होता है कि जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन आई है ह्यूज अमाउंट में, वास्ट अमाउंट में, वहाँ से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, जिससे कि मशीन हेल्प ले सके डिसीजंस लेने में। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं डेटा साइंस की, तो वो क्या है आपकी प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। बहुत सारी जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स होती हैं वो डेटा साइंस का ही यूज करती हैं। बेसिकली उनका काम क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करना, देन उस डेटा को यूज करके फिर एक प्रेडिक्शन प्रोवाइड कराना। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर विजन, दैट इज द सेकंड डोमेन ऑफ एआई। कंप्यूटर विजन एब्रिवेटेड एज सीवी। ठीक है, अब बेसिकली इसकी बात करें तो ये जो काम करता है, एक विजुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे अपनी प्रेडिक्शंस देता है। ठीक है, अब जो उसके पास डेटा आता है या जो डेटा ये कलेक्ट करती है, बेसिकली किस फॉर्म में होता है, इट मे बी फोटोग्राफ्स, वीडियोज, पिक्चर्स फ्रॉम द थर्मल और द इंफ्रारेड सेंसर्स, इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल होता है वो वीडियोज और फोटोग्राफीज के फॉर्म में होता है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं कंप्यूटर विजन के, वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी कि ऑटोमेटिक कार्स जो होती हैं आपकी, वहाँ पे आपका यूज होता है। ठीक है, फेस लॉक इन स्मार्टफोन, जो आपके रिसेंट या जो लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन्स है, ठीक है, आज के टाइम में सभी में आपको ये फीचर मिलता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर विजन का यूज होता है। Next, that is the third domain is called the natural language processing. In short हम इसे क्या बोलते हैं, NLP। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या है कि जब भी मशीन को इंटरेक्ट करना है ह्यूमन बींग से, या ह्यूमन बींग को इंटरेक्ट करना है मशीन के नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में, या वैसे वर्षा बात करें, तो हमें इस डोमेन का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आज के टाइम में जितने भी हम आपने चैट बोर्ड्स देखे होंगे या गूगल में सर्च करके आपने काम किया होगा या बोल के काम किया होगा, तो वहाँ पे होता क्या है, या तो हम बोल के या लिख के जो भी
की इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है और काम करना शुरू करता है। बट देखा जाए एनएलपी में इस पर्टिकुलर चीज़ को का टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी बहुत सारे काम को करना पड़ता है, तो जिसके बारे में हम इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अलग से दिया हुआ है सेकंड लास्ट चैप्टर में। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, ईमेल फिल्टर्स हो गए, ठीक है, स्मार्ट असिस्टेंट्स हो गए, और वर्चुअल असिस्टेंट्स भी आप उन्हें बोल सकते हो। ईमेल फिल्टर्स में किस तरह से, मेरी शायद आपने देखा होगा कि जब आप लॉगिन करते हो अपने ईमेल अकाउंट में, तो आपको इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर मिलता है। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यह कि स्पैम में कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है और इनबॉक्स में कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है। तो देखा होगा जब भी कोई सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन, सस्पिशियस लिंक्स होते हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, आपकी उन मेल्स को स्पैम में ट्रांसफर कर देता है। और जहाँ भी आप उसको लगता है कि इसमें कोई सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन नहीं है, सस्पिशियस लिंक नहीं है, कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी नहीं है, ऐसी मेंशन नहीं है, तो वो क्या करता है, उसे इनबॉक्स में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका यूज़ होता है आपके स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट हो गया, अलेक्सा हो गया, कॉर्टाना हो गया। ठीक है, ये सारे यूज करते हैं एनएलपी का ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है एआई का यूनिट नंबर 2, एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, इसके यूज़ की बात करें, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमें कोई भी काम करना है या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना है, देन हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना होता है। ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हमें उसकी सारी ज़रूरतों को महसूस करना होता है कि उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, या अननेसेसरी में ऐसे की उसकी ज़रूरत क्रिएट की जा रही है। तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमें फॉलो करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्म में जब हमें एआई में किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो हमें एक प्रॉपर साइकिल को फॉलो करना पड़ता है। दैट साइकिल इज कॉल्ड द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट साइकिल में क्या होती है, देयर आर 5 स्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकंड डेटा एक्विजिशन, थर्ड डेटा एक्सप्लोरेशन, नेक्स्ट मॉडलिंग, एंड लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन। ठीक है, अब मॉडलिंग, सॉरी, फर्स्ट अगर प्रॉब्लम स्कोपिंग की बात करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, वन बाय वन हमें इन्हें सारे को फॉलो करना पड़ता है जब भी हम एआई मॉडल की बात करें या एआई प्रोजेक्ट साइकिल की बात करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग का यूज क्या, बेसिकली इस स्टेज का या जो फर्स्ट स्टेज है, इसका काम ये होता है कि जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम अराइज हुई है, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, एक्चुअल में उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में डीप स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, कैसी प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसको है, किस तरह की, कहाँ पे आ रही है, किस सिचुएशन में आ रही है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉब्लम स्कोपिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारे काम हम करते किसके थ्रू है, यहाँ पे हमें एक टर्म और प्रोवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड द 4W प्रॉब्लम कैनवास। इसी टर्म के थ्रू या इसी टूल के थ्रू हम प्रॉब्लम स्कोपिंग में डीपली एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम का। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये होता क्या प्रॉब्लम 4W कैनवास, इसमें हमें 4 वर्ड्स मिलते हैं, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4 टर्म्स हैं जिसका हम यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा। यस, ओके, कंटिन्यू करते हैं। यस, ना एआई प्रोजेक्ट साइकिल की बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे, प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमें 4W कैनवास के थ्रू हम सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो 4W कैनवास की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या मिलता है, हु, व्हाट, यस, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो ये 4W हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम का डीपली एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, मूव करते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन पर्पस के लिए यूज होता है। तो हु क्या है, द हु ब्लॉक हेल्प्स इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स गेटिंग अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से लोग हैं कि जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं या इनडायरेक्टली वे में अफेक्टेड हैं, और ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जिनके सामने प्रॉब्लम अराइज हुई है, दोज पर्संस आर कॉल्ड द स्टेक होल्डर्स।
नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट। एट दिस स्टेज यू नीड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे आपको ये पता करना हो कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है, प्रॉब्लम एक्चुअल में किस तरह की है, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू नो दैट इज द प्रॉब्लम, आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम ही है, हो सकता है कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है। तो आप व्हाट ब्लॉक के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी या नहीं है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है वेयर। वेयर ब्लॉक का यूज ये है कि हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कंटेक्स्ट में, किस सिचुएशन में, किस लोकेशन पे एक्चुअल में ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। मींस बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या होता है, फोकस करना कि एक्चुअली में किस सिचुएशन में ये चीज़ें स्टेक होल्डर्स को फॉलो करनी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है जो लास्ट है, दैट इज द व्हाई। व्हाई यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम मींस देखा जाए तो उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना चाहते हो, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होगा स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। क्या सॉल्यूशन आप लेके आ रहे हो, उसका कितना बेनिफिट होगा जिन्होंने प्रॉब्लम फेस की है, सोसाइटी को उसका किस तरह से फायदा होगा। तो आप यहाँ पे ये समझ सोचने की और समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है डेटा एक्विजिशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन। इसकी अगर हम बात करते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल में, तो ये आपका सेकंड स्टेज है और ये आपका थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन की बात करते हैं, इस टर्म का मतलब ये है कि जहाँ पे हम डेटा को एक्वायर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। मीन्स मे बी आप सर्वे की हेल्प लो या न्यूज़पेपर की हेल्प लो, बुक की हेल्प लो, ऑनलाइन हेल्प लो, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट से आप डेटा कलेक्ट करते हो। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन का यूज है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है इन डेटा एक्विजिशन फेज, ठीक है, उस डेटा को एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना, विजुलाइज करना, उसमें पैटर्न्स को फाइंड आउट करना, जो डेटा अवेलेबल है उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, जिससे कि हम मशीन को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। क्यों, अगर मशीन को हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे देन मशीन कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सारे काम हम कहाँ करते हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन में। आप लास्ट लाइन में देख भी सकते हो, गेट अ सेंस ऑफ द ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स एंड द पैटर्न्स कंटेन्ड विद इन द डेटा। तो यानी कि सारे काम किसमें होंगे आपके, कि क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप उन डेटा के बीच में, ठीक है, वो आपका काम किसमें होगा, डेटा एक्सप्लोरेशन में। नाउ नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग में काम क्या होता है कि जो भी डेटा आपका आया है उस डेटा को आप यूज़ करते हो मॉडल्स को बनाने में, ठीक है, सॉल्यूशंस को बनाने में, ठीक है। और उन सॉल्यूशंस को आप क्या करते हो, फिर इवैल्यूएशन फेज में जाके आप उनका इवैल्यूएशन करते हो, यानी कि दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। यहाँ पे आप चेक करते हो कि जो भी आपने मॉडल बनाया है वो रिलायबल है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है, या जो आप उससे काम कराना चाह रहे हो उसको, उस रिजल्ट को एफिशिएंटली दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, जो आपके गोल्स हैं उन्हें वो अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उसको हम कहाँ चेक करेंगे, इन द इवैल्यूएशन फेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज कॉल्ड द मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग की हम बात करें, मॉडलिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लर्निंग बेस्ड and second one is called the rule based. Learning based again categorized into two categories. First machine learning and second one is called the deep learning, ठीक है ना। लर्निंग बेस्ड की बात करते हैं, सॉरी रूल बेस्ड की बात करते हैं पहले। रूल बेस्ड मॉडलिंग की बात करें, रूल बेस्ड लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे होता क्या है कि जो डेवलपर होता है वो रूल्स भी देता है, साथ में डेटा भी प्रोवाइड कराता है, तो मशीन उसी के हिसाब से उसे प्रोड्यूस करती है आंसर, ठीक है, या आउटपुट। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जो डेवलपर होता है मशीन का वो दोनों चीज प्रोवाइड कराता है, कौन, डेवलपर ना। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, लर्निंग बेस्ड मॉडल। लर्निंग बेस्ड मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेवलपर क्या देगा, केवल और केवल उसे डेटा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। रूल्स कौन बनाएगा, मशीन। रूल्स कौन बनाएगा, मशीन। यानी कि यहाँ पे से एक चीज़ और बता दी जाएगी कि उसे आउटपुट क्या चाहिए यहाँ की, और ये दोनों चीज़ कौन देगा, डेवलपर, ठीक है। डेवलपर कहेगा कि ठीक है डेटा ये है और मुझे आउटपुट ये चाहिए। अब मशीन खुद से डिसाइड करेगी कि क्या रूल बनाया जाए जिससे कि इस आउटपुट को अचीव किया जा सके, ठीक है।
तो ये डिफरेंस होता है रूल बेस्ड में और लर्निंग बेस्ड मॉडल में। ना नेक्स्ट आते हैं, लर्निंग बेस्ड अप्रोच में तीन चीज़ें आती हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्स लर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम इसी पे ध्यान देंगे। सो फर्स्ट इसमें आता है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग। Supervised learning. In a supervised learning model, the data set which is fed to the machine is labeled. यानी कि important चीज़ क्या है कि अगर हम supervised learning की बात करते हैं तो जितना भी data set होता है हमारा, जितना भी data होता है, it is labeled. ठीक है, कैसा होता है वो labeled होता है, यानी कि जो डेवलपर है, पर्सन है, या जो उस मशीन को ट्रेनिंग दे रहा है, वो उसे पता होता है कि किस तरह का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम इसके मॉडल्स की बात करें, कौन कौन से मॉडल्स के अंदर आते हैं, तो फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन और दूसरा कौन सा आपका रिग्रेशन। ये दो मॉडल्स हैं जो आपके सुपरवाइज्ड कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें आपका डेटा लेबल्ड होता है। नेक्स्ट आता है, इसी का ही पार्ट है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जहाँ पे हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, यानी कि जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके लेवल के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दिस मॉडल वर्क्स ऑन द डिस्क्रीट डेटा सेट, यानी कि डिफरेंट डेटा सेट पे वर्क कर सकता है, डिफरेंट डेटा पे वर्क करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेटा ऐसा नहीं कि आपका कंटिन्यूस फॉर्म में हो। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे, फर्स्ट क्लासिफाइड, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रीट डेटा सेट हो गया सेकंड थिंग, और थर्ड थिंग क्या हो गया, नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस। जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका ये रहा, अलग अलग जो रैंडम डेटा है, और दूसरा ये रहा। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिग्रेशन की। सच मॉडल वर्क ऑन द कंटिन्यूस डेटा, जहाँ पे रिग्रेशन किस पे वर्क करता है, कंटिन्यूस फॉर्म में, और ये किस पे ये कैसे होता है, नॉन कंटिन्यूस फॉर्म था, यानी कि नॉट टू बी कंटिन्यूस। ठीक है, अब बेसिकली रिग्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमें फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट करना है तो क्या हुआ, हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखा होगा कि अगर हमें अपनी सैलरी प्रेडिक्ट करनी है आने वाले टाइम के लिए, तो अगर हमारे पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल होगा देन वी कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट ईयर सैलरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिग्रेशन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल वर्क्स ऑन द अनलेबल्ड डेटा सेट, यानी कि यहाँ पे कैसा वर्क होता है, किस डेटा पे काम होता है, जो कि कैसा होता है, अनलेबल्ड होता है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे, द पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मॉडल डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, यानी कि होता क्या है कि यहाँ पे जो भी डेटा आता है वो रैंडम होता है। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, अलग अलग सोर्सेज से आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। तो जो पर्सन ट्रेनिंग करा रहा होता है मशीन को, उसे भी नहीं पता होता कि किस तरह का डेटा किस चीज़ से ये रिलेट करता है। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, दो तरह के मॉडल्स आपके यूज होते हैं। फर्स्ट हो गया क्लस्टरिंग एंड सेकंड वन हो गया डायमेंशनलिटी रिडक्शन। क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ गया आपका क्लस्टरिंग। ठीक है, अगेन अभी डिस्कस किया था, किसके अंडर में आता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, इसमें करते क्या है, एल्गोरिथम विच कैन क्लस्टर द अननोन डेटा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स और द ट्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हम क्लस्टरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं अननोन डेटा सेट्स की। वो अननोन डेटा सेट्स क्या होते हैं, पहली बात ये क्लस्टरिंग करेगा कैसे, उनके पैटर्न्स और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफाई करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उनकी ये क्लस्टरिंग बनानी शुरू कर देगा, यानी कि उसकी ग्रुपिंग बनानी शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, the patterns might be the ones which are known to the developer or might be even come up with some unique patterns out of it। और मेन बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे कई बार पता भी होता है और नहीं भी पता होता। ठीक है, ना आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया डायरेक्शनलिटी रिडक्शन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। सो अब बेसिकली इसका यूज क्या होता है, डायमेंशनल रिडक्शन का यूज ये है कि जब भी आपको देखा जाए, ये हम सबको पता है कि जो ह्यूमन आईज हैं वो मैक्सिमम 3 डायमेंशंस तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं, बट हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो 3 डायमेंशन से भी ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल आईज, ह्यूमन आईज उन्हें नॉर्मली नहीं देख सकती। तो जब भी हमें इन हायर डायमेंशंस को देखना है
देन वी हैव टू क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, उनके डायमेंशंस को रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमें उसे व्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम 4 डायमेंशन की या 5 डायमेंशन की चीज़ को 2D में कन्वर्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गेट डिस्ट्रॉयड, यानी कि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कब, जब हम डायमेंशनली रिडक्शन करते हैं। ऑब्वियस है कि जब हम किसी को डाउनग्रेड करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी जो पावर है वो क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरल नेटवर्क एआई का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन भी कह सकते हैं। और एग्जैक्टली ये वैसे ही काम करता है जैसे ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ठीक है। कैसे होगा, a neural network are loosely modeled after how neurons in the human brain behave, यानी कि जैसे न्यूरॉन्स ह्यूमन के ब्रेन में बिहेव करते हैं तो उसी तरह से न्यूरल नेटवर्क में भी सारी चीज़ें होती हैं। और इसका जो की एडवांटेज है यूज़ करने का, ये क्या करता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट में जो भी डेटा अवेलेबल है ये वहाँ से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वहाँ से भी इनपुट ले सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामर और विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामर, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स कितनी होती हैं, ठीक है। तो जो पूरा न्यूरल नेटवर्क है इसमें आपकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ठीक है 2 ही लेयर्स होती हैं, 3 होती हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पर, ठीक है ना। ईच लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स एंड कॉल्ड नोड्स, यानी कि अगर हम इस पोर्शन की बात करें, ये जितनी भी लेयर्स हो गई, ठीक है, ये पूरी लेयर्स से हम क्या बोलते हैं, हिडन लेयर्स, क्या बोलते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, हिडन लेयर्स। ये हिडन लेयर्स आपकी छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती हैं, इन्हीं ब्लॉक्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स। और हर एक ब्लॉक, हर एक नोड के पास एक एल्गोरिथम होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, बेसिकली अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो ये जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इनपुट लेयर, ठीक है। जो लास्ट लेयर होती है जहां से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट लेयर। इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द हिडन लेयर, ठीक है। अब ये हिडन लेयर कितनी होंगी, ये डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ द डेटा पर, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो और ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगी, कम कॉम्प्लेक्स होगा तो कम हिडन लेयर्स होंगी। तो अभी यहाँ पे हमारे सामने कितनी लेयर्स हैं, 1 और 2, ठीक है। अब होगा क्या कि कोई भी जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया, इनपुट क्या करेगा, हिडन लेयर जो जो फर्स्ट लेयर है उसमें से किसी भी एक नोड के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, फॉर एग्जांपल इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ये ब्लॉक या नोड क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फाइनली ये किसी के पास भी दे सकता है, क्यों, देखा जाए तो आपस में ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो मे बी इसने इन्फॉर्मेशन इसके पास ट्रांसफर कर दी, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो होगा नहीं, तो एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को पास आउट कर देगा किसके पास, आउटपुट लेयर के पास। तो इस तरह से इसकी वर्किंग चलती रहती है, क्लियर ना। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद यूनिट नंबर 4, डेटा साइंस, ठीक है। अभी डिस्कस किया था डेटा साइंस होता क्या, बेसिकली जब हमें बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तब हम डेटा साइंस का यूज करते हैं। और ये जो डेटा हमारे पास होता है ये जनरली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, रैंडम डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है, या रॉ डेटा होता है, जहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का, एल्गोरिथम्स का यूज करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एप्लीकेशंस पहले भी डिस्कस की थी, फिर डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस, फर्स्ट है आपका फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, वेबसाइट रिकमेंडेशन, इंटरनेट सर्च। तो ये क्या है, आपकी डेटा साइंस की एप्लीकेशन है, ठीक है। इन शॉर्ट आप इन्हें डीएस भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सोर्सेज ऑफ डेटा। किन किन सोर्सेज से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली हम दो तरह के सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो फर्स्ट है आपका ऑफलाइन, ये आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन में, सॉरी, ऑफलाइन में सेंसर्स हो गए, सर्वे हो गए, इंटरव्यूज हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। ऑनलाइन में ओपन सोर्स गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम रियल और ऑथेंटिकेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायबल वेबसाइट्स, बहुत सारे रिलायबल वेबसाइट्स हैं जो आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। बहुत सारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है जहाँ पे आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये अलग अलग तरह के डेटा आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो दोनों ही मोड से, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। नाउ नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है।
अब बेसिकली जो हम डेटा लेते हैं तो कि और भी टाइप हमारे अवेलेबल हैं, बट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मोस्ट यूज हो गए, जो जिनका हम ज़्यादा यूज करते हैं वो कौन सा हो गया, CSV। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका स्प्रेडशीट, जो आपका जैसे एक्सेल के फॉर्म में होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम डेटा प्रेजेंट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया SQL, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जब भी हमें डेटा बेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है देन हमें इसका यूज करना पड़ेगा SQL का, ठीक है। बिना SQL के आप इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से एक्सेस नहीं कर सकते। ना नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद डेटा एक्सेस। अब डेटा एक्सेस की बात करते हैं कि हमने ठीक है डेटा एक्सेस तो कर लिया, बट प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, तो हमें इसे एक पाइथन कोड के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। तो पाइथन कोड के थ्रू अगर हमें इस डेटा को एक्सेस करना है देन पाइथन प्रोवाइड अस द वेरियस पैकेजेस। वो वेरियस पैकेजेस कौन से हैं जिनको इंपोर्ट करके हम अपने पाइथन प्रोग्राम को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया numpy, मैटप्लॉटलिब एंड pandas, ठीक है। बेसिकली ये तीन पैकेजेस हो गए, ठीक है, जिनका यूज हम कर सकते हैं अपने पाइथन कोड में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट नंबर 5, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन अभी डिस्कस किया था, दैट इज द सेकंड डोमेन, ठीक है। और आगे चल पढ़ते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर विजन इन शॉर्ट that is called the CV, ठीक है, and it is the domain, important domain of the artificial intelligence। और बेसिकली किससे डील करते हैं, इमेजेस एंड वीडियोस, और यू कैन सी द पिक्चर्स, ठीक है ना। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर विजन का काम यह है कि अगर आपके पास कोई भी विजुअल डेटा है, मे बी ना ऑडियो, सॉरी ऑडियो नहीं, मे बी ना इमेज और द पिक्चर फॉर्म और द वीडियो फॉर्म, तो उसमें से डेटा को एनालाइज करना, प्रोसेस करना बाय यूजिंग द वेरियस एल्गोरिथम, वेरियस मेथड्स, ठीक है ना। अब कंप्यूटर विजन की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने स्नैपचैट फिल्टर्स यूज किए होंगे, तो ये क्या हो गया आपका फेस फिल्टर्स हो गए, ठीक है। गूगल सर्च बाय इमेज ऑप्शन आपको मिलता है, आप ये यूज करते हो। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी आपका कंप्यूटर विजन का यूज होता है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया गूगल ट्रांसलेट ऐप में भी आप यूज करते हो, ठीक है, कैमरे के थ्रू टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए, स्कैन करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर विजन। तो द टास्क यूज में कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस आते हैं, तो दो तरह की टास्क यूज होती हैं, फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट, फॉर द मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो सिंगल ऑब्जेक्ट्स में दो टर्म हमारी आती हैं, क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरह से आइडेंटिफाई करना, और क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि उसे आइडेंटिफाई तो करना है, साथ में ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली वो किस लोकेशन पे है, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं इसमें। नाउ क्लासिफिकेशन क्या है, इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज द टास्क ऑफ असाइनिंग एन इनपुट इमेज वन लेवल फ्रॉम अ फिक्स सेट ऑफ कैटेगरी, यानी कि स्पेसिफिक इमेज को क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना। अब क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन में क्या involves both process of identifying what object image is present, यानी कि कौन सा एक्चुअल में इमेज अवेलेबल है, किस तरह की इमेज अवेलेबल है, साथ ही साथ क्या करता है आइडेंटिफाई एट व्हाट लोकेशन, किस लोकेशन पे वो इमेज अवेलेबल है, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया आपका सिंगल इमेज के लिए। बट जब हमें करना पड़ता है काम मल्टीपल इमेजेस में, तो क्या है, फर्स्ट आएगा आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। Object detection is the process of finding instances of real world objects such as faces, bicycles and buildings, images और वीडियो, यानी कि जो भी आपके पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, किस तरह का ऑब्जेक्ट है। इंस्टेंस सेगमेंटेशन, इंस्टेंस सेगमेंटेशन मीन्स एक पर्टिकुलर एंटिटी से कौन कौन सी इमेजेस बिलोंग कर रही हैं उन्हें अलग अलग कैटेगराइज कर देना, तो वो सारा काम किसमें होगा आपका इंस्टेंस सेगमेंटेशन में। और ये सारा काम जो पॉसिबल होता है किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है, विद द हेल्प ऑफ द पिक्सेल्स, ठीक है। एक इमेज के फॉर्म में इसका देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इमेज को क्लासिफाई कर रहा है किसकी तरह, कैट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन, यहाँ पे क्या कर रहा है एक स्पेसिफिक इमेज को आइडेंटिफाई कर रहा है प्लस उसकी लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये किसका हो गया आपका सिंगल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका मल्टीपल के लिए। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये क्या कर रहा है जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं सबको ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है।
ना नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंस सेगमेंटेशन। इसमें क्या किया उसने, जितनी भी इमेजेस की अलग अलग कैटेगरीज थी उनको उसने आइडेंटिफाई कर दिया। एक कैटेगरी ये रही, एक कैटेगरी है, और एक कैटेगरी आपकी ये रही। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ पिक्सल्स। अब बेसिक्स ऑफ पिक्सल्स की बात करें तो क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर हम किसी भी इमेज की या वीडियो की बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी, पिक्सल है। और इसे मतलब क्या हुआ, पिक्चर एलिमेंट। देखा जाए कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में, मोबाइल में जितनी भी इमेजेस स्टोर होती हैं, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, वो किससे मिलके बनी होती हैं, विद द हेल्प ऑफ द पिक्सल्स। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पिक्सल से रिलेटेड टर्म, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, जो नंबर ऑफ पिक्सल्स जिस भी इमेज में अवेलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, देखा होगा आपने, एक टर्म इस तरह से लिखी देखी होगी, ये वाली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1280 लिखा हुआ है, 1280 का मतलब क्या हुआ कि इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स कैसे हैं, विड्थ वाइज है। ठीक है, और ये जो टर्म है 1024, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो गए, हाइट वाइज इतने हैं। तो इसी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप इस तरह से लिख सकते हो, तो रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1280 इंटू 1024, ये क्या कर रहा है, एक पिक्सल्स को, इमेज की पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल है, और इसी से मिलकर क्या बनता है आपका रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट आता है आपका पिक्सल वैल्यू। अब इमेज की बात करते हैं तो इमेज में अगेन पिक्सल की बात हो रही है, और पिक्सल की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा, जितने भी पिक्सल्स इमेज में अवेलेबल होते हैं, ईच एंड एवरी पिक्सल हैव अ वैल्यू, नॉट यूनिक बट हैव वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि ये जो वैल्यूज होती हैं एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो ये स्टार्ट होती हैं 0 टू 255। जीरो रिप्रेजेंट किसको करता है, ब्लैक कलर को और नो कलर को, यानी कि अगर कोई भी कलर नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भी कलर शो नहीं है, ब्लैकिश है, तो वहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 0। बट अगर व्हाइट है या कोई और भी कोई कलर है, फुल ऑफ कलर है, ठीक है, तो वो वहाँ पे वैल्यू क्या करेगा, 255। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका ग्रे स्केल इमेजेस। Grayscale images are images which have a range of shades of gray without apparent color, यानी कि जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होती हैं ग्रे की, बट वहाँ पे कोई कलरफुल चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, जितनी भी शेड्स होंगी वो आपकी ग्रे की ही होती हैं। ठीक है, अब जो ग्रेश इमेज होती हैं, जो ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं, वहाँ पे जनरली आपको दो ही तरह की इमेज मिलती है, लाइक ग्रे कह लो या तो ब्लैक कह सकते हो। ठीक है, अब अब होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी ये पिक्सल्स होंगे, अगर यानी कि सिंपल सी बात करें कि जहाँ पे ब्लैकिश कलर शो कर रहा है, तो वहाँ पे अभी मैंने बताया था, वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ कलर होगा, और यू कैन से द जीरो वैल्यू ऑफ द पिक्सल। ठीक है, और जहाँ पे व्हाइट होगा वहाँ पे क्या होगा, टोटल प्रेजेंस ऑफ कलर, और द वैल्यू कितनी मिलेगी, यानी अगर व्हाइट है कलर तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 255। जीरो होगा तो किसका होगा, वो ब्लैक का होगा। ठीक है, अब इसके बीच में जो आपको वैल्यूज अलग अलग देखने को मिलेंगी इस पिक्चर में, तो वो डिफ्रेंशिएट करेंगी ग्रे के शेड का। ठीक है, देखिए कहीं 157 भी है, 153 भी है, 174 भी है, तो आपको अलग अलग कलर्स शो हो रहे हैं पिक्सल्स पे। ना नेक्स्ट आते हैं आरजीबी इमेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कलरफुल इमेजेस की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि जितनी भी कलरफुल इमेजेस आप अपने आसपास में चारों तरफ देखते हो, वो सभी इन थ्री कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। यानी कि जो मेन कलर्स हो गए, प्राइमरी कलर्स हो गए, वो कौन से हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, जितने भी आप कलर्स इनके अलावा देखते हो, वो इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से बनते हैं, अलग अलग इंटेंसिटीज का यूज करते हुए। ठीक है ना, अब बात करते हैं चैनल्स की। किसी भी कलर इमेज में जो जितने चैनल्स होते हैं, कितने चैनल्स होते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट चैनल्स। ठीक है, कौन कौन से, आर चैनल, जी चैनल एंड द बी चैनल। तो कितने चैनल्स हो गए, 3 चैनल्स। ठीक है, कौन कौन से, आर, जी एंड बी। ठीक है, तो ये 3 चैनल होते हैं किसी भी कलर इमेज में। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द यूनिट 6, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, दैट इज द थर्ड डोमेन ऑफ एआई, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। सो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन शॉर्ट हम इसे क्या बोलते हैं, एनएलपी भी कहते हैं। इट इज द सब फील्ड ऑफ द एआई दैट इज फोकस्ड ऑन इनेबलिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। यानी कि मेन पर्पस या मेन मोटिव क्या होता है,
ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी है, ऑटोमेटिक समराइजेशन हो गई, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गए और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी मार्केट में एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो बेस्ड है एनएलपी पे, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर। नेक्स्ट आते हैं चैट बोर्ड्स, जो हम डेली लाइफ में जनरली किसी ना किसी फॉर्म में अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू यूज करते हैं। चैट बोर्ड्स क्या होते हैं, आर नोन एज द कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स, जिनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी आपने ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन स्पीच के फॉर्म में बोला गया है, लिखा गया है, ठीक है, तो मशीन भी इंटरेक्शन करती है विद जस्ट लाइक अ रियल पर्सन, ठीक है। अब बेसिकली चैट बोर्ड्स के टाइप की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के चैट बोर्ड्स अवेलेबल है। फर्स्ट स्क्रिप्ट बोर्ड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द स्मार्ट बोर्ड। क्लियर? तो दो तरह के चैट बोर्ड हो गए, कौन कौन से, स्क्रिप्ट एंड स्मार्ट बोर्ड। नाउ नेक्स्ट आ गया आपका स्क्रिप्ट और स्मार्ट का बीच का कंपैरिजन, और बहुत से बार के बीच मतलब क्वेश्चंस भी पुट अप हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो फर्स्ट अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या, स्क्रिप्ट बोर्ड्स आर इजी टू मेक, इजीली आप बना सकते हो, बट देखा जाए तो उतने पावरफुल नहीं होते जितने कि आपके स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं। दे आर मोर पावरफुल एंड मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। स्क्रिप्ट बोर्ड्स वर्क अराउंड स्क्रिप्ट विच इज प्रोग्राम इन, यानी कि उसी के नियर अबाउट वर्क करते हैं जिस चीज के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। बट अगर हम स्मार्ट बोर्ड्स की बात करते हैं तो इनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, ठीक है, बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं जिसपे वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए स्मार्ट बोर्ड का तो चैट जीपीटी, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं, ठीक है। और स्किप बोर्ड जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी आरोग्य सेतु के नाम से, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, आपका स्किप बोर्ड का, ठीक है। या बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई, वो भी आपकी किसकी है, स्किप बोर्ड पे ही बेस्ड होती हैं ना। मोस्ट दे आर फ्री एंड इजी टू यूज, ठीक है, किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से इजी इंटीग्रेट कर सकते हो। स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, लर्न विद मोर डेटा, यानी कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा ये सीखते हैं, उतने ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से बढ़ते हैं आगे। नो और लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। और अगर हम स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस अप ऑन बोर्ड, यानी कि कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकते हो, उसमें फीचर डाल दो कि वो अपने आप से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे। और फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, बहुत वाइड फंक्शनैलिटी होती है स्मार्ट बोर्ड्स, बहुत सारे काम आपको परफॉर्म करके देते हैं आज के टाइम में। नाउ नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल किसी भी जो भी लैंग्वेज, चाहे मेरी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, ठीक है, एक हर एक लैंग्वेज में जो बात करता है उसकी एक रूल होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, ग्रामर होते हैं, ठीक है, तो उसी को फॉलो करके हम इंट्रैक्शंस करते हैं। बट अगर हम मशीन की टर्म में बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो वो इस फॉर्म में चीज़ों को समझते हैं और इसी फॉर्म में वो इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम एनएलपी को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। Humans communicate through language which we process all the time. Yes, obvious है कि हम उसी लैंग्वेज उसी वे में इंटरेक्ट करते हैं जिस चीज़ को हम प्रोसेस कर सकते हैं। ब्रेन कीप्स ऑन प्रोसेसिंग द साउंड दैट इट हियर्स अराउंड इटसेल्फ एंड ट्राइज टू मेक सेंस आउट ऑफ देम ऑल द टाइम। और जो हमारा ब्रेन होता है वो सारी साउंड्स को प्रोसेस करता है जो उसके आसपास में वो सुनता है, ठीक है, और उसी से एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। अब ये काम कैसे होता है कि जैसे देखिए, द साउंड रिचेज द ब्रेन थ्रू अ लंग चैनल, एज अ पर्सन इज स्पीक्स द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम हिज माउथ एंड गोज टू द लिसनर्स ईयर ड्रम, यानी कि जैसे ही पर्सन कोई बोलता है तो वो सीधा सामने वाले के लिसनर के ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, स्ट्राइक इन द सेंस मतलब उसके पास जाता है, ठीक है ना। द साउंड स्ट्राइकिंग द ईयर ड्रम इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूरॉन, और वैसे कि जब वो स्ट्राइक करेगा तो ईयर ड्रम पे जाके तो वो जो इन्फॉर्मेशन है एक न्यूरॉन इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगी और वो किसके पास चली जाएगी, ब्रेन के पास, और ब्रेन उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उसके बदले वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, ऑन द अदर एंड द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस किया था, कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर सकते ह्यूमन की, तो इसलिए वो एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो क्या, लैंग्वेज ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ह्यूमन की लैंग्वेज है उसे हमें नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। While typing, if a single mistake is made, the computer throws an error and does not process that part. और देखा भी अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो वो वहाँ पे एरर थ्रो कर देता है और उस पार्ट को प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है।
ना द कम्युनिकेशन मेड बाय द मशीन्स आर वेरी बेसिक एंड सिंपल। जो मशीन्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है बहुत बेसिक और सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है, उसे मशीन इजीली आपस में समझ लेती है, ठीक है, बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो समझ पाना इम्पॉसिबल टास्क है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, एंड मीनिंग। अब ह्यूमन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सिंटेक्स होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके वो सेंटेंस क्रिएट करता है और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। सो उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर के थ्रू ये काम कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर भी हमारी तरह चीज़ों को समझने की कोशिश करे, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर को वो कैपेबिलिटी देनी होगी कि वो उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सके, ठीक है। Besides the matter, the arrangement, there is also meaning of behind the language we use. Human communication is complex. और साथ ही साथ हमें साथ में ये समझाना पड़ेगा उसका मीनिंग क्या है, क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेज है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो दे आर द मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज दैट माइट बी इजी फॉर अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियस है कि जब हम नॉर्मली बोलते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो ह्यूमन के लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर को मुश्किल लगते हैं समझने में। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें आपका डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद ईच अदर वेरी इजली। फॉर अस द नेचुरल लैंग्वेजेस दैट वी यूज आर सो कन्वीनियंट दैट वी स्पीक देम इजली एंड अंडरस्टैंड देम वेल टू, बट फॉर द कंप्यूटर्स आवर लैंग्वेज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी डिस्कस हुआ था इसके बारे में, ठीक है। वी ऑल नो दैट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, फर्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेप द कन्वर्जन टास्क, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन टास्क को यूज करना पड़ेगा जिससे कि कंप्यूटर भी उस लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस ये होता है कि जो भी टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बहुत कम कर देना, उसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि मशीन के लिए प्रोसेस करना वो आसान हो, ठीक है। देखिएगा, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द टेक्सुअल डेटा इन सच अ वे दैट कम्स डाउन टू अ लेवल वेयर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज लोअर देन द एक्चुअल डेटा, यानी कि जो भी एक्चुअल डेटा आया है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी एक्चुअल डेटा में, उसे बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। वी विल बी वर्किंग ऑन द टेक्स्ट फ्रॉम द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, द टर्म यूज्ड फॉर द होल टेक्सुअल डेटा from all the documents all together is known as the corpus। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉर्पस का मतलब क्या हुआ, जब हम टेक्सुअल फॉर्म में मल्टीपल मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट से टेक्सुअल फॉर्म में जो डेटा लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, द टर्म इज कॉल्ड द कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस सेगमेंटेशन, नेक्स्ट स्टेज है। सेंटेंस सेगमेंटेशन में ये होता क्या कि जो भी हमारे पास कॉर्पस में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट से जो भी डेटा आया है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, मिक्स फॉर्म में, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ठीक है फर्स्ट सेंटेंस ही हो गया, सेकंड सेंटेंस ही हो गया। तो सेंटेंस सेगमेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे सेंटेंसेस के फॉर्म में ब्रेकआउट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नहीं था, देखो यहाँ पे फर्स्ट आ गया, यहाँ पे सेकंड आ गया, तो क्या किया हमने सेंटेंसेस के फॉर्म में से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का यूज क्या है, जहां पे हम सेंटेंस को अगेन ब्रेकआउट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स और द पंक्चुएशन मार्क्स और द नंबर्स, जो भी चीजें सेंटेंस में लिखी हुई है हर एक को हम ब्रेकआउट कर देते हैं इस तरह से, यानी कि छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स और द स्पेशल कैरेक्टर्स और द नंबर्स, यानी कि जो चीजें फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, बार बार आ रही हैं, उन वर्ड्स को रिमूव कर देना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ये वर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग हमेशा सेम ही होता है, तो आप इन्हें चाहे 10 बार यूज करो या बार बार यूज करो, मीनिंग ऑलवेज सेम होता है, तो उस पर कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर पड़ने वाला। तो स्टॉप वर्ड्स का काम ये होता है कि जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार फ्रीक्वेंट आते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, उनको रिमूव कर देना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, सेंटेंस दे देगा, आपसे कहेगा कि फाइंड आउट एनी टू स्टॉप वर्ड्स और फाइंड आउट एनी टू स्टॉप वर्ड विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। जैसे ईमेल दे दिया और ईमेल में क्या होता है आपका @ भी आता है, अंडरस्कोर भी आता है, ठीक है, .com भी आ गया, तो ये क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो स्टॉप वर्ड्स बट यू कैन नॉट रिमूव, क्यों, अगर आपने इन्हें हटा दिया तो आपकी इंफॉर्मेशन कैसी हो जाएगी, मीनिंगफुल नहीं रहेगी फिर वो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, यानी कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास बची है
उस सारी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो कैपिटल में लिखी हो, स्मॉल में लिखी हो, मिक्स फॉर्म में लिखी, जैसे भी लिखी हो, उसे सिंपलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जस्ट लाइक दिस। देखो यहाँ पे हेलो ये है, आपके अलग अलग फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक नॉर्मल स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है स्टैमिंग, इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। स्टैमिंग का काम क्या होता है कि जो जितने भी वर्ड्स हमारे पास आए हैं उनसे अफेक्सेस को रिमूव करके मीनिंगफुल वर्ड्स को प्रोवाइड कराना। देखिए अफेक्सेस क्या होते हैं, ई डी, आई एन जी, ई आर, आई एस, ई आई एन जी। तो जब इसने रिमूव किया तो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड मिलता है हील। यहाँ से क्या मिला, हील। यहाँ से भी क्या मिला आपको, हील। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को क्या मिली कि जब स्टैमिंग ने यहाँ से हटाया अफेक्सेस को, तो एक वर्ड ऐसा मिला जिसका कोई मीनिंग नहीं था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है स्टैमिंग के साथ, यानी कि कभी कभी क्या करता है, आपको मीनिंगफुल वर्ड या मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड नहीं कराता है। इसी का एक ऑल्टरनेट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द लेमाटाइजेशन। लेमाटाइजेशन का काम क्या होता है, काम वही है जो स्टैमिंग का था, क्या, एफेक्सिस को रिमूव करना। बट बेस्ट पार्ट क्या है, इट ऑलवेज प्रोवाइड द मीनिंगफुल डेटा। हमेशा क्या करता है, आपको मीनिंगफुल आउटपुट आपको प्रोवाइड कराता है। इस केस में देखिएगा, ये हटाया और यहाँ पे क्या रिटर्न किया, स्टडी। एक प्रॉपर वर्ड यहाँ पे उसने हमें यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये फायदा होता है लेमेटाइजेशन का। बट डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो है वर्किंग में, ठीक है। बट एडवांटेज क्या है, मीनिंगफुल आउटपुट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मीनिंगफुल आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन स्टैमिंग एंड लेमेटाइजेशन, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, तो क्या एक सिंगल वर्ड दिया हुआ हियरिंग। जब हमने लेमेटाइजेशन का यूज किया आपको एक प्रॉपर वर्ड मिला, बट जब आपने स्टैमिंग का यूज किया तो आपको एक वर्ड तो मिला, मीनिंगफुल था, बट उस कंटेक्स्ट में फिट नहीं हो पा रहा था जहाँ पे इसकी जरूरत थी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है स्टैमिंग के साथ। नाउ नेक्स्ट है बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स का बेसिकली यूज किया है, यूज ये कि जितना